नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनित। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी दाग लपेटे। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ का कहर है। कर्नाटक के उत्तरी इलाके कलबुर्गी, विजयपुरा, रायचूर, बेलगाम और यादगीर में बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। यहाँ घर, मंदिर सब बाढ़ में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में जलस्तर इतना बढ़ गया है कि बिना चलाए हैंडपंप चल रहा है। वहीं दूसरी ओर बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया और लोगों को बचाया गया। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। पद ग्रहण करने से पहले वो दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके बाद तेजस्वी सूर्या ने कार्यकर्ताओं के साथ एक भव्य जुलूस निकाला और जंतर मंतर होते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर पहुंचे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इमरती देवी पर दिए बयान का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के नाहाड़ी में नए खुलने वाले पुलिस कैंप का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। यहां ग्रामीणों ने सड़कों को जगह जगह काट दिया और पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी देवी देवता को उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के रोमनदेई में चोरी के आरोपी एक नाबालिग को बांधकर लोगों ने बेरहमी से पिटाई की। नाबालिग छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोग उसकी पिटाई करते रहे। वहीं एक महिला ने चोर के सीने पर जोर से लात मारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने किसानों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को लेकर धरना देते हुए नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान हुआ। यहां कचहरी परिसर में वकीलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वकीलों ने सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल परवाह नहीं की। मुंबई में बीएमसी के प्रभाग समिति के चुनाव में बीजेपी ने कोर्ट को फेल बताने के फैसले के खिलाफ विरोध किया। बीजेपी का आरोप है कि इसका फायदा उठाकर शिवसेना ने अपने उम्मीदवार को समिति का अध्यक्ष बना दिया। महाराष्ट्र में दहीसर के क्वारंटीन सेंटर में कोरोना के मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर गरबा डांस किया। वहीं दूसरे गंभीर मरीजों ने अपने बेड से ही गरबा डांस का लुत्फ उठाया। कोरोना महामारी के दौर में गुजरात में इस बार ऑनलाइन गरबा की शुरुआत की गई। सोनी ब्रदर्स ने गरबा प्रेमियों से अपने वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने का विकल्प दिया। लोग भी अपने गरबा वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में विपक्षी दलों पर इमरान सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने रविवार को कराची में रैली कर सरकार के विरोध में भाषण दिया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद उनके पति कैप्टन सफदर अवान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी जानकारी खुद मरियम नवाज ने एक वीडियो जारी कर दी और दावा किया कि वो कराची में होटल के जिस कमरे में ठहरे थे, पुलिस ने उसका दरवाजा तोड़ दिया और उनके पति कैप्टन सफदर अवान को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कराची पुलिस ने कैप्टन मोहम्मद सफदर को जिन्ना की मजार की पवित्रता भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, क्योंकि मरियम रविवार को सरकार विरोधी रैली में शामिल होने से पहले जिन्ना की मजार पर फतीहा पढ़ने गई थी। इस दौरान उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की थी। इतना ही नहीं, मरियम के पति कैप्टन मोहम्मद सफदर ने जिन्ना की मजार पर लगी ग्रिल को भी लांघा था। वहां से लौटने के बाद वोट को इज्जत दो के नारे लगाए थे, जिस पर इमरान सरकार ने नाराजगी जाहिर की। लिहाजा मरियम नवाज, उनके पति और उनकी पार्टी के 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल मरियम नवाज इमरान सरकार में सेना के दखल के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। रविवार को कराची में 11 पार्टियों के गठबंधन पीडीएम यानी पब्लिक डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली में वो शामिल हुई थी और भाषण में इमरान सरकार पर जमकर हमले किए। मैं अगर इस पे आपको निशाना बनाना चाहूं तो मेरे पास ऐसी बातें हैं कि शायद मेरी जबान भी जेब ना दे वो बात करने की, मैं नहीं करूंगी। उसकी वजह यह है
कि मैं नवाज शरीफ और कलसूम नवाज की बेटी हूं। आज भी जब मैं कमरे में दाखिल होती हूं तो मेरे वालिद कुर्सी से उठ के खड़े हो जाते हैं। मैंने अपने घर में ये माहौल देखा है। इतना ही नहीं, इमरान खान के नवाज शरीफ को पीएम मोदी का दोस्त बताए जाने के बाद अब पीएमएलएन नेता नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने करारा पलटवार किया है। इससे पहले कराची से पहले पीडीएम की रैली गुजरांवाला में हुई थी। शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन की रैली में कई फौजी जनरलों और आर्मी चीफ पर आरोप लगाए गए थे, जिसकी प्रधानमंत्री इमरान खान ने निंदा की। जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है, आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। कुल मिलाकर इमरान सरकार सेना के पीछे छिपकर चाहे जितनी नाकामी छिपाए, लेकिन तय है कि मरियम और बिलावल की पार्टियों समेत 11 विपक्षी दलों ने इमरान सरकार की नाक में दम कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जबान अक्सर फिसलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता इमरती देवी के लिए असम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करके कमलनाथ घिर गए। बीजेपी ने अब इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना लिया है और कमलनाथ के बयान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मौन उपवास पर बैठ गए। उनके साथ पूरी कैबिनेट और दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी 2 घंटे तक धरना दिया। इस तरह बीजेपी विधायक इमरती देवी के खिलाफ कमलनाथ की टिप्पणी ने चुनावी माहौल में तूल पकड़ लिया। माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे। और उसी धरती पर एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। ये केवल इमरती देवी जी का अपमान नहीं है, ये मध्य प्रदेश देश की बहन और बेटियों का अपमान है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया। इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाला। गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के बाद सिंधिया ने मौन उपवास किया। इससे पहले डबरा में एक रैली के दौरान कमलनाथ ने इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी की थी। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? क्योंकि एमपी में हो रहे उपचुनाव में शिवराज सरकार के लिए बहुत अहम है। सारा दारोमदार ग्वालियर चंबल इलाके पर है और यहीं से इमरती देवी बीजेपी की उम्मीदवार भी हैं। लिहाजा बीजेपी ने कमलनाथ के बयान को लपक लिया। बीजेपी के पलटवार के बाद कमलनाथ ने पहले अपने बयान को जायज ठहराया और फिर बाद से पलट भी गए, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया। इमरती देवी ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस और कमलनाथ को घेर लिया। मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी जी इससे पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। मैं अपनी पार्टी से भी कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। ऐसे लोगों को इतने हल्केपन की बात करके इनने मेरा ऐसा अपमान किया है, तो जाके मतलब उनका कहना है कि एससी की महिला बाहर ना निकले, गरीब की कोई बहू बाहर ना निकले। एक मेरा के दोस्त है, क्या मेरा दोस्त है कि मेरे माँ बाप ने मेरा इमरती नाम रखा है। ऐसे कमलनाथ जी से मैं कहती हूँ कि तू इस लाख है ही नहीं। कमलनाथ तो राजनीति लाख नंदा, राजनीति करने वे के लाख नंदा। जब तू एक ऐसी महिला से ऐसे बोल सकता है तो तेरी नीयत कितनी खराब होगी। इस वजह से मैं उस पार्टी से बाहर निकली हूँ कि पता नहीं जिसका मुख्यमंत्री इतना गंदा हो, ऐसी पार्टी में रह के हम क्या कर सकते। ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि मैं 10 साल कांग्रेस में रही हूँ, 12 साल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं की। 12 साल में एक भी। जो कमलनाथ मेरे ऊपर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसे इन लोगों को
मध्य प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। ये कहाँ से आए हैं? कमलनाथ के बयान के खिलाफ भोपाल में पोस्टर लग गए और शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग कर दी। कांग्रेस आला कमान से कमलनाथ की शिकायत इमरती देवी ने भी की। मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की कि मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी से इससे पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। बीजेपी के हमले पर पलटवार करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। नाटक नौटंकी मदारी बना करना छोड़ो। जनता में सब बात जा चुकी है और घबराई हुई भाजपा ये उसके समझ में आने लगा है। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के संगूफे भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है। 3 दिन पहले वो गरीब हो गए थे, उसके पहले किसान हो गए थे, अब ये परिस्थिति बनी, अगले दिन और कुछ बनेगी। ये नहीं बता पाएंगे कि हम किसान का कर्जा क्यों खा गए, ये नहीं बता पाएंगे कि हम गरीब के बिजली के बिल क्यों खा गए। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए 3 नवंबर को वोटिंग है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रचार में पूरा जोर लगाए हुए हैं। तय है कि दलित महिला विधायक के खिलाफ कमलनाथ की टिप्पणी को बीजेपी आसानी से नहीं जाने देगी। सियासी हंगामे के बीच कमलनाथ ने भी अपने बयान पर सफाई दी, कहा कि इमरती देवी का नाम नहीं याद आया था। हाँ, सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसके कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजवर्धन सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3 किसी का अपमान है। तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता। लद्दाख में एलएसी पर जानी तनातनी के बीच सेना ने भारतीय सीमा में एक चीनी सैनिक को पकड़ लिया, उसे हिरासत में ले लिया। चीनी सैनिक को डेमचौक इलाके में भारतीय सीमा में पकड़ा गया। बाद में चीन की सेना की तरफ से भारतीय सेना को बताया गया कि उनका एक सैनिक मिसिंग है और भारतीय सेना से उसे ढूंढने का आग्रह भी किया गया। हालांकि भारतीय सेना तब तक उसे हिरासत में ले चुकी थी। बेहद खराब मौसम में उसे सुरक्षित रखने के लिए खाना दिया गया, गर्म कपड़े दिए गए और ऑक्सीजन भी दी गई। चीनी सैनिक से पूछताछ की जा रही है। चीनी सैनिक को प्रोटोकॉल के हिसाब से जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद चीन को वापस सौंप दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने पूछताछ की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से हेराफेरी के मामले में ईडी ने पूछताछ की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 112 करोड़ की गड़बड़ी का एक पुराना मामला है, जिसकी जांच सीबीआई के साथ साथ अब ईडी भी कर रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने भारत का विवादित नक्शा जारी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को चीन का हिस्सा बताया गया है। भारत सरकार ने विवादित नक्शे पर कड़ा विरोध जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के गंगू इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ के दल पर हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान घायल हो गया। हमले के बाद इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बलिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धीरेन्द्र को यूपी एसटीएफ ने रविवार को लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे से गिरफ्तार किया था। राजस्थान के जालौर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने 2 चचेरी बहनों को अगवा कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान को कराची में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शनों में मरियम नवाज ने भाग लिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अमेरिका की तालिबान के साथ जारी अफगान शांति प्रक्रिया के बीच संयुक्त राष्ट्र ने बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक तालिबान और अल कायदा के बीच नजदीकियां बनी हुई हैं, जो अफगान शांति प्रक्रिया के नियमों के खिलाफ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अविश्वसनीय रिश्ते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कही।
कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 448 अंक उछलकर 40,431 पर बंद हुआ और एक बार फिर 40,000 के आंकड़े को पार कर गया। वहीं निफ्टी 110 अंक ऊपर 11,873 पर बंद हुआ। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ सियासी पार्टियों का मोर्चा बना रहे फारूक अब्दुल्ला अब मुश्किल में नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी JKCA में 43 करोड़ के घपले के मामले में ईडी ने फारूक अब्दुल्ला से करीब 7 घंटे पूछताछ की है। ये धांधली उनके क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुई थी। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए श्रीनगर में ईडी के दफ्तर बुलाया गया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के घोटाले में दोबारा से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को आज उनके श्रीनगर के ऑफिस पे बुलाया है। दरअसल ये मामला 33 करोड़ के घोटाले का है, जो कई साल पहले केस रजिस्टर किया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने, लेकिन इस केस में इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ये मामला बाद में CBI को सौंपा गया। दरअसल 2003 और 2011 के बीच में BCCI ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को 113 करोड़ रुपए के फंड्स दिए थे, जिसमें से तकरीबन 43 करोड़ रुपए का गबन हुआ था और इस मामले में फारूक अब्दुल्ला और उस वक्त के ट्रेजरर का नाम सामने आया था। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 43 करोड़ रुपए के गबन का मामला पुराना है। पिछले साल भी इस मामले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ हुई थी। 2002 से 2011 के बीच JKCA को 113 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला था। ये ग्रांट BCCI की तरफ से दिया गया था, जिसमें 43 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला JKCA के चेयरमैन थे। CBI ने अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस मामले में अभी तक कई बार फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ हो चुकी है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का जो एंगल है उसकी तहकीकात कर रहा है। पिछले साल फारूक अब्दुल्ला के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चंडीगढ़ के ऑफिस पे बुलाया गया था, लेकिन आज उन्हें श्रीनगर के ऑफिस पे बुलाया गया है, जहां पिछले 2-3 घंटों से उससे पूछताछ हो रही है। इस मामले में ऑलरेडी CBI ने तहकीकात पूरी कर ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इस मामले में तहकीकात पूरी कर ली है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जैसे मैंने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की तहकीकात कर रहा है। ये कई सालों से चल रही है, कोई नई बात तो है नहीं। ये पहले भी चल रही थी, कुछ साल पहले ये चंडीगढ़ में भी थी। आज फिर इनने कुछ करेक्शन है, कुछ और पूछना था वो भी पूछ लिया। अब इसमें क्या है, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? इस मामले में JKCA के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और बैंक अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन ईडी की पूछताछ पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि पार्टी ईडी समन का जल्द जवाब देगी। गुपकार घोषणा के लिए पीपल्स अलायंस के गठन के बाद ये ईडी की पूछताछ राजनीतिक प्रतिशोध से कम नहीं है। ये साफ कर दूं कि डॉक्टर साहब के आवास पर कोई छापेमारी नहीं हुई है। फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी, जिसमें धारा 370 बहाल करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने गुपकार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान ने विवादित इलाके नागोर्नो काराबाख में एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इससे पहले शनिवार रात 12 बजे से दोनों देश नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में संघर्ष विराम करने को राजी हो गए, लेकिन आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अजरबैजान ने शनिवार रात 12 बजे संघर्ष विराम लागू होने के 4 मिनट बाद ही तोप के गोले और रॉकेट दागे। आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दुश्मन अजरबैजान ने रात 12:04 से 2:45 तक तोप के गोले और रॉकेट दागे, जिससे काफी नुकसान हुआ है। इससे पहले शनिवार को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने आर्मेनिया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अजरबैजान में 2000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कुछ देर बाद संघर्ष विराम के लिए दोनों देश माने थे, लेकिन ये महज चंद मिनटों का ही रहा। इस बीच जंग से जुड़ी कुछ दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आईं, क्योंकि नागोर्नो काराबाख इलाके पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध के चलते किसी के घर रॉकेट गिरा तो कहीं गोले, जिससे कई घरों में मातम पसर गया। क्योंकि गांजा शहर में हुए रॉकेट हमले में कुछ इलाके खंडहर में तब्दील हो गए, लिहाजा गांजा शहर में शनिवार को हुए रॉकेट हमले के बाद मरने वाले बच्चों और लोगों को याद करते हुए घटनास्थल पर टेडी बियर और तस्वीरें रखी गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उधर रॉकेट हमले में एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिससे उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। दरअसल पिछले महीने से ही विवादित इलाके नागोर्नो काराबाख को लेकर दोनों देशों में लड़ाई छिड़ी हुई है। कई देश नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान का हिस्सा मानते हैं, जबकि इस पर आर्मेनियाई लोगों का कब्जा है।
जानकारी के मुताबिक इस जंग में दोनों ओर से अब तक 600 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। बिहार में इस वक्त माहौल चुनावी है तो जाहिर सी बात है कि सियासी उठापटक भी बड़े जोरों की होगी। इसी सियासी उठापटक के बीच तेजस्वी यादव ने कैसे नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कोरोना काल अभी भी चल रहा है, हालांकि मामलों में थोड़ा कमी जरूर आई है, फिर भी रोज हजारों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं, जिनको अलग अलग अस्पतालों और कोविड सेंटर्स में रखा जाता है। असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक डॉक्टर कोविड मरीजों का डर दूर करने के मकसद से उनके मनोरंजन के लिए डांस कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीपीई किट पहने डॉक्टर अरूप सेनापति ऋतिक रोशन के गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस प्रयास और जज्बे की तारीफ कर रहे हैं। चिड़ियों की चहचहाहट आपने खूब सुनी होगी, लेकिन कभी उन्हें गिटार बजाते देखा है? सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो साबित कर रहा है कि अपनी चहचहाहट से सुकून भरा संगीत रचने वाले ये नन्हे पक्षी संगीत की अच्छी समझ रखते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़े से हॉल में निश्चित दूरी पर कुछ गिटार रखे गए हैं। दीवार पर चिड़ियों के लिए छेद बने हैं, जिसमें से निकलकर वो झुंड में आती हैं और किसी भी गिटार पर जा बैठती हैं। इसके बाद गिटार पर चिड़ियों की मूवमेंट से, उनके पंजों और चोंच से साउंड क्रिएट होती है और स्पीकर की मदद से पूरे हॉल में छा जाती है। ये सब बेहद अद्भुत लगता है और कानों के साथ साथ आंखों को भी सुकून देता है। कई लोगों के लिए जंगली जानवरों के साथ खड़े रहना और घूमना शानदार एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन मगरमच्छों के साथ तैराकी ये सुनने में डरावना लगता है, क्योंकि मगरमच्छ विनम्र या चंचल स्वभाव के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना जाता। लेकिन एक शख्स मगरमच्छ के साथ तैरने के लिए नदी में उतर गया। शुरुआत में जब वो पानी में उतरता है तो उसके आसपास मगरमच्छ आ जाते हैं। एक मगरमच्छ उसके और करीब आता है तो वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी मुस्कान चीख में तब्दील हो जाती है जब मगरमच्छ जबड़ा खोलकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ऐसे में डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो चीखते हुए तुरंत पानी से बाहर आ जाता है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक पिता और बेटे की जोड़ी गाने का अभ्यास कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटा बच्चा अपने पिता के साथ सुर में सुर मिला रहा है। हालांकि बीच बीच में बच्चा अपने पिता को सही से गाने के लिए थोड़ी डांट भी लगा देता है। पिता पुत्र की ये जुगलबंदी लोगों को खूब पसंद आ रही है। भारत की मशहूर क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की मंगेतर धनाश्री वर्मा अपने डांस से सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है। उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें धनाश्री व्हाइट लहंगे में थिरकती नजर आ रही है। वीडियो में डांस करते हुए धनाश्री के स्टेप्स और लुक काफी कमाल लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बहस करने की चुनौती दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम एक नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री अपनी किसी एक उपलब्धि पर बहस कर लें। तेजस्वी ने चिराग पासवान का भी समर्थन किया, कहा नीतीश ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। विनम्रता से बोलना चाहूंगा कि उनकी जो भी 15 साल में उपलब्धियां रही हैं, किसी एक उपलब्धि पे जब कहीं हम उनको चुनौती देते हैं, उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करना, जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही, हम इसके लिए तैयार हैं। आज तक उन्होंने जो कहा है कभी किया नहीं। जो जिसको बिहार में जिस पार्टी को, जिस परिवार को बिहार में 15 साल तक मौका दिया है, जो 15 साल में नहीं कर सकता है, वह एक दिन में क्या करेगा? नौकरियां भी लाखों लाखों को मिलेगा तो वह एनडीए सरकार से ही संभव है, तेजस्वी जी से संभव नहीं है। चुनाव में हारती हुई स्थिति को देखकर वह इस तरह की बात करते हैं। धन्यवाद। बिहार चुनाव में तेजस्वी लगातार रोजगार को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। वादा भी किया है कि सरकार बनते ही 10 लाख नौकरियां देंगे। इस बार नीतीश कुमार ने पूछा है कि पैसा कहां से आएगा।
लगता है कि भाई सब आदमी ठीक हो जाएगा, कुछ आदमी तो बाएं दाएं इधर उधर करने वाला होता ही है, तो कुछ तो गड़बड़ करेगा। और किसी को कुछ है ज्ञान है जी, कह देगा इतना आदमी को नौकरी देगा, पैसा कहां से आवेगा तोरा? कहीं ऐसी नहीं हो कि नौकरियां देने के नाम पर कुछ अपने ही कुछ धंधा शुरू करे लोग, कहने की बात है। अरे सब संभव है, हम कितना बताएं। इधर चिराग पासवान ने ट्वीट करके एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। अपने ट्वीट में लिखा है, नीतीश जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर आने वाले 5 साल की कल्पना की जा सकती है। बिहार को अगर इस बेबसी से निकलना है तो जरूरत है कड़े कदम उठाने की। जेडीयू को दिया गया एक भी वोट कल बिहार को बर्बाद कर देगा। बिहार के चुनाव में अति पिछड़ी जातियों की बड़ी अहमियत। बिहार में ईबीसी के करीब 26% मतदाताओं को फ्लोटिंग वोटर माना जाता है, यानी इनका वोट किसी भी पार्टी को जा सकता है। कुम्हार जाति भी इनमें से एक है, जो बिहार के कई इलाकों में चुनाव के लिहाज से निर्णायक है। हालांकि पिछले 15 सालों में इसमें शामिल अधिकांश जातियों का समर्थन नीतीश कुमार को रहा है, लेकिन इस बार आरजेडी ने इसमें सेंधमारी की पूरी तैयारी की है। आरा में सरकार को लेकर कुम्हारों का क्या रुख है, इसे हमने समझने की कोशिश की। आप लोगों का धंधा खराब 4 साल से। उससे पहले ठीक चल रहा है? हाँ, आता जाता था, कपटी भी चलता था, फिर बाद में सब बंद हो गया, फिर फ्लाइट चला, फिर मट्टी का फिर खोज हो रहा है अभी तत्काल में। अच्छा ये बताइए चाचा कि सरकार आती है, दावा करती है, अब फिर से चुनाव आया है तो नेता लोग आ रहे होंगे, कुछ बदलता है आप लोगों के लिए? कुछ नहीं, क्या देते हैं, क्या देते हैं वो? हमारे पास मट्टी देते हैं, कभी मट्टी की जगह दिए हैं, रहने का व्यवस्था दिए हैं, कहाँ रहिएगा? रहने का व्यवस्था कुछ नहीं दिया? कौन सी दिए हैं, क्या है? तो वादा करके गए थे, क्या बोले थे? ये हम देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कहाँ एक पैसा हमको मिला? पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान इस बार श्रद्धालु पंडालों के अंदर नहीं जा पाएंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसके तहत दुर्गा पूजा पंडालों में सिर्फ आयोजकों को जाने की ही इजाजत होगी, लेकिन उनके लिए भी संख्या तय कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिए गए आदेश के मुताबिक छोटे पंडालों में 15 और बड़े पंडालों में सिर्फ 25 लोग ही जा पाएंगे। पश्चिम बंगाल में 5 दिन चलने वाली दुर्गा पूजा मंगलवार यानी कि कल से शुरू होने वाली है। लिहाजा अदालत ने कहा है कि कोलकाता शहर में 3000 से ज्यादा पंडाल हैं और भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना महामारी से 6000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3,21,000 के पार पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर यूनिवर्सिटी के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ शिक्षा और दीक्षा युवा जीवन के 2 अहम पड़ाव माने जाते हैं। कोरोना की वजह से पश्चिम बंगाल के सभी दुर्गा पूजा पंडालों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ आयोजकों के नाम तय किए हैं, केवल उन्हीं को पंडाल में जाने की अनुमति होगी। इन आयोजकों के नाम पंडाल के बाहर सूचना पट पर लिखे जाएंगे। मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुश्किल दौर में काम करने के लिए डिब्बावाला संघ को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने श्री साईं श्रद्धा प्रतिष्ठान की तरफ से 12 साइकिलें दान में दी। पुणे में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, इससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में शिवपाल यादव ने जसवंत नगर कस्बे में राम की आरती उतारी और तीर चलाकर एक ही दिन में रामलीला का समापन कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ढोल बाजे के साथ लोग शामिल हुए। वाराणसी की जैतपुरा की एक गायिका ने यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर रेप का आरोप लगाया है। हालांकि भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा अपने एक रिश्तेदार के साथ संपत्ति विवाद को लेकर इस समय आगरा की जेल में बंद हैं। विधायक विजय मिश्रा पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने कई सनसनीखेज दावे किए और बाहुबली विधायक विजय मिश्र, उनके पुत्र और भतीजे के बेटे पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पीड़ित लड़की एक गायिका है और उसका आरोप है कि विधायक विजय मिश्र 2014 से उसका यौन शोषण कर रहे हैं। ऐसा कि विजय मिश्रा को मैं 2013-14 से जानती हूँ। मैं इलेक्शन का प्रचार था तो उस प्रचार के संबंध में मुझे बुलाया गया था, तो मैं गई थी वहाँ पे और वहाँ पे उन्होंने अपने बाहुबली विधायक के बल पे और
मैं सर जबरदस्ती उन्होंने वो किया और मैं उस समय मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं थी और मेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं, छोटी थी मैं 2013-14 में। तो मेरा शारीरिक शोषण किया और फिर मुझे ब्लैकमेल भी करते थे। इतना ही नहीं, पीड़िता ने दावा किया कि विजय मिश्र 2014 में रेप के बाद लगातार उससे वीडियो कॉल पर न्यूड होने की जिद करते थे और ऐसा नहीं करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। साथ ही जब वो विजय मिश्र का फोन नहीं उठाती थी तो विधायक के लोग उसके घर पहुंच जाते थे। मैं बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई थी, तो मैं बॉम्बे चली गई, बाहर चली गई और मुझे वीडियो कॉल कर करके वो नंगा होकर के मुझे दिखाते थे। यही सब चीज़ें थी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं देखी कि कई सारे मामले हैं और अभी वो अंदर है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इंसाफ के लिए कदम उठाना चाहिए। इन आरोपों के बाद पुलिस ने विधायक, उनके बेटे और भतीजे के बेटे के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया और जांच की बात कही। ये सारे प्रमाण लेकर के हमारे पास आई। इस संदर्भ में हमने गोपीगंज थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया है 376D का और 342, 506 का। उधर विधायक विजय मिश्र की बेटी रीमा मिश्र ने पिता पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और दावा किया कि लड़की को पैसे देकर राजनीतिक विरोधियों ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। जब से विधायिका का इलेक्शन आया 3.5 साल मेरे पिताजी बस यज्ञ, पूजा पाठ, गौ सेवन अपना करते रहे। क्या कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं। ऐसा अचानक क्या हो गया कि बस जुलाई से ही सारी बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई? क्यों? क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन दिसंबर में होने वाला था और हमारे जो शुभचिंतक हैं वो बोलने लगे थे कि आपका बेटा बड़ा है, समझदार है, आप उसको लड़ाइए। अब लड़की के दावों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रिश्तेदार के साथ संपत्ति विवाद में इस समय आगरा जेल में बंद विजय मिश्र की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली में नमो मंत्र फाउंडेशन की ओर से डिजिटल रामलीला का मंचन किया गया। दरअसल हर साल रामलीला का मंचन बड़े बड़े मैदानों में होता था, लेकिन पहली बार कोरोना महामारी की वजह से इस साल रामलीला का मंचन खुले मैदानों में नहीं हो रहा। लिहाजा डिजिटल रामलीला का शुभारंभ दिल्ली में उत्तराखंड के नैनीताल से सांसद अजय भट्ट के घर पर हुआ, जिसमें नमो मंत्र फाउंडेशन के संस्थापक कथाकार सुशील महाराज और साध्वी प्रज्ञा भारती मुख्य रूप से शामिल थे। 17 अक्टूबर से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोजाना 20 मिनट के लिए इस डिजिटल रामलीला का प्रसारण होगा, जो नमो मंत्र फाउंडेशन के फेसबुक, यूट्यूब समेत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा और 25 अक्टूबर तक चलेगा। इसके जरिए आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर से रामलीला का प्रसारण सीधे तौर पर देख पाएंगे। डिजिटल के माध्यम से पहली बार, न भूतो न भविष्यति, पहले कभी नहीं हुआ। रामायण हुई थी, वो बात अलग है, रामायण हमने पर्दे पर देखी, परंतु रामलीलाओं का मंचन इस तरह से डिजिटल माध्यम से पहली बार हो रहा है। मैं महाराज जी को बहुत ही सत नमन करता हूँ। दरअसल कोरोना संक्रमण ने सभी त्योहारों को मनाने का तरीका बदल दिया है। अब ज्यादातर त्योहार या उत्सव वर्चुअल माध्यम से मनाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा विश्व महामारी कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में रामलीला के समय डिजिटल रामलीला का आगाज आज से हो गया है। नमो मंत्र फाउंडेशन के द्वारा, जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद देहरादून से अजय भट्ट हैं, उन्होंने इस डिजिटल रामलीला का आज विमोचन किया। करीब 5 दिन तक ये डिजिटल रामलीला चलेगी, जहां पर तमाम लोग जो रामलीला देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो उत्सुक हैं, वो तमाम लोग इसको YouTube चैनल पर देख पाएंगे। इस कदम को इसीलिए इस समय लिया गया है क्योंकि पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस पेंडेमिक से जूझ रहा है। ऐसे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने को कहा जा रहा है और रामलीला जैसा कि इस समय पे आपको हर कोने में दिखाई देती है, छोटी छोटी रामलीलाएं, बड़ी बड़ी रामलीलाएं, जहां पर कोरोना का और ज़्यादा बढ़ने का चांस हो सकता है। ऐसे में इस डिजिटल रामलीला का आज से आगाज़ हो गया है। 5 दिन तक ये डिजिटल रामलीला चलेगी और तमाम जो लोग रामलीला देखना चाहते हैं वो इस डिजिटल रामलीला के माध्यम से रामलीला को देख पाएंगे।